गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो आधारित है। 42 साल पुराना एक मामला है जिसमें दादा से लेकर पोते परपोते तक जो संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, उस जटिल मामले को आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसमें बेटियों का हक, बहू का हक, पोते पोतियों का हक और बेटों का हक सभी को जो कुरान के सिद्धांत हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की आयत नंबर 11, 12, 176 सूरह अन्निसा पारा नंबर 4 लन तनलु में बताया है, उसी के आधार पर मैं आज को पूरी मुकम्मल जानकारी दूंगा। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो मेरे साथी मित्र अधिवक्ता शोभाराम परमार वकील साहब के जूनियर दिलशाद वकील साहब के द्वारा मुझसे पूछा गया था। आज ही पूछा गया था कि 1976 में शकूर खान नामक व्यक्ति का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल होने पर उनके वारिसान में एक उनकी पत्नी छोटी बी, एक उनकी बेटी नन्नी बी और एक उनका बेटा गफूर खान जीवित रहे। 1989 में उनकी पत्नी छोटी बी का भी इंतकाल हो गया और 2018 में उनके बेटे गफूर खान का भी इंतकाल हो गया। लेकिन शासकीय कागजात में नामांतरण में कोई तब्दीली नहीं हुई थी और डायरेक्ट ही दादा के बाद नाम चढ़ गए नन्नी बी और उनके गफूर खान की जो 4 संतानें, एक पुत्र और 3 पुत्रियां, उनके नाम चढ़ गए। अब उनका सवाल मुझसे ये था कि वकील साहब आप मुझे बताइए कि जीवित संतान में एकमात्र पुत्री नन्नी भी जीवित बची हैं, उनका इसमें क्या हिस्सा होगा, और जो उनके नन्नी बी के जो भाई हैं, उनकी जो संतान है, उनका क्या हिस्सा होगा। क्योंकि मामला सर 42 साल पुराना था। 1976 में जो है कि मूल संपत्ति के मालिक का जो इंतकाल हुआ था, तो इसको हम 4 चरणों में आज के इस मामले को समझेंगे। 3 चरण सबसे प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहले हमें प्रथम चरण में मैं आपको आगे की जानकारी लाई दूंगा। डिजिटल ई बुक में सब मैंने कैलकुलेशन करके रखा है सर। आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से निकाल के दूंगा, क्योंकि उसमें गुणा भाग का मामला है, वो डायरेक्ट मैं आपको नहीं समझा सकता। लेकिन जो प्रथम चरण में हम देखेंगे तो कुरान पाक की आयत नंबर 11 और 12 जो सूरह अन्निसा की है, पारा नंबर 4 लन तनलु की, इसके आधार पर 1/8 हिस्सा सबसे पहले माँ छोटी बी का निकाल कर अलग रखा जाएगा। क्योंकि सबसे पहले 1976 में जो शकूर खां का इंतकाल हुआ, तो उनकी संपत्ति उनके जीवित पत्नी और बेटी और बेटे में बांटी जाएगी। तो प्रथम चरण तो सर हमारा ये हो गया। इसमें 1/8 हिस्सा पत्नी का अलग निकाल कर रख दिया जाएगा, क्योंकि औलाद है इनकी। अगर औलाद नहीं होती शकूर खां की कुछ भी, तो पत्नी का हिस्सा 1/4 होता। तो 1/8 अलग रखा जाएगा। बाकी की संपत्ति में भाई और बहन जो नन्हे खां और गफूर खां हैं, वो 2:1 के अनुपात में उसमें संपत्ति का बंटवारा होगा। दूसरा चरण हमारा होगा इसमें 1989 में, जब पत्नी छोटी बी का भी इंतकाल हो गया, तब इनकी संपत्ति उनके जीवित पुत्री और पुत्र नन्ही बी और शकूर खां में 2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी, जो कुरान पाक की आयत नंबर 11 सूरह अन्निसा की है। उसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया, उसके अनुसार हम उसका बंटवारा करेंगे। तीसरी स्टेज हमारी आती है 2018, जब पुत्र गफूर खां का भी इंतकाल हो जाता है। तब उनकी संपत्ति उनके पुत्र और 3 पुत्रियों में, और चूंकि एक बहन भी जीवित है तो क्या उनको भी मिलेगी, तो वो इस सिद्धांत को भी हम तीसरे चरण में देखेंगे। तो ये भी कुरान पाक की आयत नंबर 11 सूरह अन्निसा पारा नंबर 4 लन तनलु, इसके आधार पर हम बंटवारे को देखेंगे। क्योंकि ये सारे बंटवारे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। डिजिटल ई बुक में मैंने आपके सभी बंटवारे तैयार करके रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आपको अंत तक उसमें दूंगा। जब हम इन बंटवारों को कर लेंगे, हम पूरे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हमारा ये हिस्सा बनता है, तब आगे की कार्रवाई होती है सर नामांतरण की। तो आज की इस डिजिटल ई बुक के अंदर, जो डिजिटल ई बुक है, आप जानते हैं मैं हर वीडियो के साथ एक डिजिटल ई बुक आप पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए तैयार करता हूं, और उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी जाती है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है, आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। तो उसी डिजिटल ई बुक में हम उस नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट को भी देखेंगे, जो संयुक्त वरासत की ओर से पेश किया जाएगा। कुल 9 ड्राफ्ट इस डिजिटल ई बुक में मैंने तैयार करके रखी हैं, जो इस बंटवारे की कार्रवाई में तहसीलदार महोदय के समक्ष किए जाने के लिए आपको बेहद आवश्यकता उसकी पड़ेगी। 204 हेक्टेयर जमीन है, जिसको मैं ऑनलाइन आपको बांट कर दिखाऊंगा। तो इसमें जो ड्राफ्ट मैंने तैयार करके रखी है सर, मैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जो डिजिटल ई बुक में नंबर 1 है अंतिम बंटवारा तालिका मैंने तैयार की हुई है इसमें। दूसरी है नामांतरण आवेदन ड्राफ्ट संयुक्त वरासत की, वो भी इसमें मैंने तैयार करके रखी है। तीसरी है वंशावली शपथ पत्र ड्राफ्ट। वंशावली का एक शपथ पत्र तैयार किया जाएगा, क्योंकि 42 साल पुराना मामला है। शकूर खां से लेकर उनके पत्नी और 2 बेटे, छोटी भी और जो है कि नन्ही भी और गफूर खां, और फिर उसके बाद उनकी पुत्रियां, ये पूरी वंशावली उस शपथ पत्र में लिखी जाएगी। तो उसकी ड्राफ्ट भी मैंने डिजिटल ई बुक में विशेष तौर से आपके लिए स्पेशल रूप से तैयार करके रखी है। और उसके बाद पटवारी जांच रिपोर्ट का ड्राफ्ट, पटवारी महोदय जो जांच रिपोर्ट पेश करेंगे, उसकी भी ड्राफ्ट है इसमें।
और फर्द बंटवारा ड्राफ्ट की फर्द बंटवारा किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, और सहमति पत्र, चूंकि शामलात का मामला है, सभी लोग हैं, तो उनका सहमति पत्र भी इसमें लगेगा, उसकी ड्राफ्ट भी डिजिटल ई बुक में मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। उसके बाद हक त्याग पत्र, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि बहन चाहती हैं कि हमारी शादी हो गई, अब हम दूसरी जगह रह रहे हैं, तो हम हमारी संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम हमारे भाई को ही दे देते हैं। तो उसमें हक त्याग पत्र जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत बहन का हक उसमें समाप्त हो जाएगा, वो संपत्ति भी भाई या उनके बच्चों को प्राप्त हो जाएगी, उसकी भी ड्राफ्ट मैंने इसके अंदर शामिल की हुई है। इसमें हिबानामा भी हो सकता है मुस्लिम विधि के तहत, मौखिक, लिखित, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इसमें सभी तरीके से छूट प्राप्त है। हिबानामे के ऊपर तकरीबन 15 से 20 वीडियो में मेरे चैनल पर बना चुका हूं सर, जो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद आएगा सर विधिक केस स्टडी और अंतिम बहस। अंतिम बहस जब हम सभी आवेदन वगैरह पेश कर देंगे, बयान करा देंगे तहसीलदार महोदय के समक्ष, उसके बाद अंतिम बहस की जाएगी, वो भी मैंने डिजिटल ई बुक में तैयार करके रखी है। और सबसे अंत में आपका मैं परिचय डिजिटल ई बुक से कराऊंगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं। बंटवारे को मैं लाइव आपको दिखाऊंगा चारों स्टेप में, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा जटिल मामला है और बड़ा ही टिपिकल और इंटरेस्टिंग मामला है एक समझने और सीखने के लिए। ये किसी एक व्यक्ति का ही मामला नहीं है, ऐसे हजारों और लाखों मामले हो सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है, और एक आम जनता के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही एडवोकेट्स के लिए भी बड़ा उपयोगी वीडियो है। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अदालत में झूठे आधारों पर झूठा दावा पेश कर दिया गया, जब आप उसका दावा जवाब पेश करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका लीगल बंटवारा कुरान में किस प्रकार से निकाला गया है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में जो बंटवारा का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जजमेंट दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जजमेंट जोहराबी विरुद्ध डी इमाम खान 16 अक्टूबर 2025 का है। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब के द्वारा कुरान पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखकर मुल्ला की विधि के हवाले को देते हुए उसका फैसला किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुरान पाक के आयतों के आधार पर फैसला दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुरान पाक के आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है, तमाम मुस्लिमों के फैसले उसके आधार पर किए जाते हैं। इसलिए मेरा वीडियो सभी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और ऑल इंडिया के तमाम मुस्लिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम रह रहे हैं, उन सब के लिए भी मेरा वीडियो बड़ा लाभकारी और जानकारी पूर्ण भरा हुआ है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि कुरान पाक पूरी दुनिया में एक ही पढ़ा जाता है, इसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है। और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इन आयतों में जो कुरान का हुक्म, बंटवारे का हुक्म फरमाया, वो लागू होता है। कुरान पाक में बंटवारे का मुख्य आधार है आयत नंबर 11 सूरह अन्निसा, पारा नंबर 4 लन तनालू। दूसरा आयत नंबर 12 बंटवारे का मुख्य आधार। तीसरा आयत नंबर 176, ये सूरह अन्निसा की आखिरी आयत है। ये सब कुरान पाक की आयत हैं, और कुरान पाक अल्लाह की नाजिल हुई किताब है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाई गई थी। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष थी और वो गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तब पहली वही उन पर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाई गई, लाई गई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की अवधि में पूरा कुरान पाक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। इसमें अल्लाह पाक ने जिंदगी के तमाम पहलुओं पर और बंटवारे के तमाम मामलों पर हुक्म फरमा दिया गया है। इसका परिचय मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर चीज का एक बेसिक स्रोत होता है। उसी प्रकार से कुरान पाक जो है, इसमें बंटवारे का मुख्य स्रोत यही आयतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें असाब का सिद्धांत भी लागू होता है, इसको अंग्रेजी में रेसिड्यूरी भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। वो सारी डेफिनेशन डिजिटली बुक के अंदर से मेरे द्वारा लिख दी गई है। लगभग 52 अध्याय इसमें हो चुके हैं, और विभिन्न तरीकों से उसको मैंने तैयार किया है, विभिन्न उदाहरणों के साथ उसको तैयार किया है, जिसका परिचय भी मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आज के वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए 4 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा, जो मैंने मेरे अक्सर वीडियो में कही है। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में, ना किसी का हक मारा जाए ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम का खुदा की बंदगी में। अब आइए सर हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। डिजिटल ई बुक के अंदर से बड़ा ही ध्यान से सुनने और समझने वाला वीडियो है, क्योंकि यदि आपके सामने इस तरीके का सब्जेक्ट रख दिया जाए कि इसका बंटवारा निकाल कर दो, तो एकदम से निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है सर, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो सभी कुछ जो बहुत कुछ मैंने देख के रखा है आपके लिए उदाहरण के साथ लेकर आया हूं, सरल उदाहरणों के साथ डिजिटल ई बुक में,
सारी जानकारी मौजूद है। आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। लेट्स गो सर। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल ई बुक का ये टाइटल है, यही हमारे वीडियो का टाइटल है, विरासत कानून, 42 साल पुराने जटिल केस का स्टेप बाय स्टेप समाधान, दादा से लेकर पर पोते पोतियों तक। साथ ही इसके ऊपर कुरान पाक की एक आयत खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैयतूनी मुस्लिमीन। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का एक अंश है जो उन्होंने सबा की मलिका को लिखा था। ई बुक के ऊपर और वीडियो के अंदर खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा पढ़ी गई है और डिजिटल ई बुक पर इसी वजह से मेरे द्वारा लिखी गई है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं। उसके बाद सर मैं आपका पूरी डिजिटल ई बुक से परिचय भी मैं आपको करा दूंगा। अब मैं स्क्रॉल करके इसमें सर प्रस्तावना भी है और डिस्क्लेमर भी दी हुई है इसमें, और पूरे अध्यायों की जानकारी भी दी गई है। लगभग 52 अध्याय इसमें हो चुके हैं, 52 के समथिंग ये आ चुके हैं। सर हम मुद्दे की बात पे, ये अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा वीडियो प्रारंभ हो चुका है। मुस्लिम बंटवारा, 42 साल पुराने जटिल केस का स्टेप बाय स्टेप समाधान, दादा से लेके पोते पोतियों तक। ये मैंने पूरा प्रश्न लिख दिया है जो मेरे मित्र अधिवक्ता शोभाराम परमार वकील साहब के जूनियर दिलशाद वकील साहब ने मुझसे किया था, आज ही किया था। मैंने उसका पूरा हिसाब किताब निकाला। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं, जहन में ख्याल आया कि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, कईयों की हो सकती है। तो मैंने इस पे विचार किया है कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सभी लोग इसको निकालने के तरीके से परिचित हो सकें और इस कानून का लाभ प्राप्त कर सकें। तो पूरा प्रश्न सर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न मैं आपको पढ़कर बता चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अब हम सबसे आते हैं चरण नंबर 1 पर। हम 3 चरणों में समझेंगे, उसमें चरण नंबर 1 चालू हो चुका है। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रथम इंतकाल शकूर खां की मृत्यु 1976 में। विधिक आधार, जब 1976 में शकूर खां का इंतकाल हुआ तो उनकी मिल्कियत पर मुस्ली हनफी विधि के 2 प्रमुख सिद्धांत लागू हुए। नंबर 1 कुरानिक हिस्सेदार, सबसे पहले उन लोगों को हिस्सा दिया जाता है जिनका हिस्सा कुरान में निश्चित है या छोटी भी पत्नी इस श्रेणी में आती है। नंबर 1 हो गया। दूसरा है असाब, जिसको हम रेसिड्यूरी भी कहते हैं, मतलब मृतक का सबसे नजदीकी मर्द वारिस, उसी को रेसिड्यूरी कहा जाता है। अंग्रेजी में, हिंदी में असाब, उर्दू में असाब और हिंदी में अवशेष, बचा हुआ प्राप्त करने वाला। अब इसमें हिस्सेदारों को देने के बाद जो बचता है उसे असाब में बांटा जाता है। यहाँ बेटा गफूर और बेटी नन्नी इस श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ पर असाब की डेफिनेशन में बेटी को भी शामिल किया गया है क्योंकि मामला कुछ डिफरेंट प्रकार का है। वैसे सामान्यतः जो असाब की डेफिनेशन वो मर्द वारिस ही माने जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में उसको भी मैंने क्लियरिफाई किया है डिजिटली बुक में आगे के पैराओं में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी गणना करते हैं हम। मृतक की सूरह अन्निसा की आयत नंबर 12 स्पष्ट करती है कि यदि मृतक की औलाद है तो पत्नी को पूरी जायदाद का 1/8वां हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर गणित है, 0.204 हेक्टेयर जमीन है, इसको हम बांटेंगे बराबर हिस्सों में, तो इसमें 8 का भाग देने पर 0.0255 हेक्टेयर ये छोटी बीक का निजी हिस्सा हो गया जो हमने सबसे पहला निकालकर अलग रख दिया। ये मृतक शकूर खां, पत्नी का सबसे पहला निकाला गया। दूसरा, शेष जायदाद को इस जायदाद में से हम माइनस कर देंगे जो पत्नी का हिस्सा निकाला। तो 0.204 में से हमने पत्नी का हिस्सा 0.0255 इसमें से निकाल दिया तो 0.1785 हेक्टेयर बचा, ये हिस्सा शेष बचा। अब चूंकि मृतक शकूर खां के 3 वारिसान हैं, एक तो पत्नी और एक बेटी नन्नी भी और बेटा गफूर खां। तो पत्नी छोटी बी का तो हिस्सा हमने निकाल दिया, अब बचे बेटा और बेटी। तो यहाँ पर कुरान पाक की सूरह अन्निसा के आयत नंबर 11 में जो 2:1 का नियम बताया गया वो लागू होगा। आयत 11 के अनुसार अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक मर्द बेटे का हिस्सा 2 औरतों बेटियों के बराबर होगा। अब यहाँ पर गफूर खां बेटा अपनी बहन नन्नी बी को हिस्सेदार से हटाकर असाब बना देता है। असाब बी गुहेरी, असाब बी गहरी, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जो मैंने उसको हिंदी में लिखा है, मैं आगे आपको पढ़ के बता दूंगा। अब जो 1.1785 जो जमीन बची है हेक्टेयर, उसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। क्योंकि हम 2:1 में करेंगे कि भाई को दोगुना और बहन उससे आधा प्राप्त करेगी, तो हम 3 हिस्से प्राप्त निकाल लेंगे अलग अलग। तो 3 हिस्से में से 2 हिस्से तो भाई को दे दिए जाएंगे और 1 हिस्सा बहन को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो है कि 1 यूनिट में जो है 0.1785 में हमने 3 का भाग लगा दिया तो ये आया 0.0595 हेक्टेयर। अब अंतिम बंटवारा हम देख लेते हैं।
गफूर खां इन्हें 2 यूनिट मिलेंगी। तो जो हमने इसमें 3 हिस्से निकाले हैं उसमें एक हिस्से में 2 का गुणा कर देंगे तो ये भाई गफूर खां का हिस्सा हो जाएगा। 0.0595 गुणित 2 इज इक्वल टू 0.1190 हेक्टेयर, ये हो गया गफूर खां का हिस्सा। अब बचा नन्ही बीघा एक हिस्सा, 0.0595 गुणित 1, ये किया हमने तो यही का यही आ गया 0.0595 हेक्टेयर, तो ये हो गया गफूर खां का हिस्सा। तो ये हमारा दूसरा चरण हो गया। अब इसमें प्रथम चरण हुआ सर हमारा। इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी भी मैं बता दूं, अक्सर लोग गलतियां करते हैं कि बेटी को सीधे 1/2 हिस्सा दे देते हैं, लेकिन कानून यह है कि अगर भाई मौजूद है तो बहन को फिक्स हिस्सा 1/2 नहीं मिलता, बल्कि वह भाई के साथ मिलकर बचा हुआ माल बांटती है। यही कारण है कि यहाँ नन्ही बी को 0.0595 हेक्टेयर मिला है। आप फार्मूला समझते चले सर। 0.04 हेक्टेयर तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे ली है, लेकिन आपका चाहे 1000 बीघा की जमीन है या 50 वर्ग फीट का मतलब 5000 वर्ग फीट का प्लाट है, या 10 बीघा जमीन है, या बहुमंजिला इमारत है, या जमीन पे बना हुआ मकान है, या फ्लैट है, जो भी हो चल अचल संपत्ति, आप इन फार्मूलों के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं सर चरण नंबर 2। ये हमारा चरण नंबर 1 हो गया कि 1976 में गफूर खां का इंतकाल हुआ तो 3 वारिसान बचे, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी, तो उनमें हमने संपत्ति बांट दी। अब यहां पर 1989 में गफूर खां की पत्नी छोटी बी का भी इंतकाल हो गया। अब उनकी संपत्ति उनके जीवित वारिसान बेटी और बेटे में बांटी जाएगी। तो हम चरण नंबर 2 में देखेंगे इसको। चरण 2 की यह गणना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे एक वारिस की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में जुड़ती जाती है। इसे विधिक और गणितीय विस्तार रूप से हम समझते हैं। इसका विधिक आधार जो है 1989 में जब छोटी बी दादी का इंतकाल हुआ तो उनके पास वह 0.0255 हेक्टेयर जमीन थी, जो उन्होंने अपने पति शकूर खां से विरासत में मिली थी। ये जस्ट मैंने जो आपको अभी ऊपर बताया है सर, नहीं, ये मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ 0.225, ये देख रहे हैं आप, ये आ गया जमीन। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये 1/8वां हिस्सा हमने जो यहाँ निकाला था, ये वहां पर हम लिख रहे हैं कि ये उनको प्राप्त हुआ था। मैं पीछे जा रहा हूँ वापस, ये हम वापस वहीं पर आ चुके हैं। ये जमीन उनको प्राप्त हो गई थी पति की जमीन में से, हिस्से में से। उन्हें अपने पति शकूर खां से विरासत में मिली थी। अब इस जमीन का मालकाना हक उनके बच्चों गफूर और नन्ही बी को हस्तांतरित होना है। किस प्रकार से होगा? यहाँ 2 मुख्य विधिक सिद्धांत काम करते हैं। नंबर 1 तो है रद्द, डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द, और असाब बी गेरिही, जो मैंने ऊपर इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी, वो शब्द यहाँ हिंदी में लिख दिया मैंने। डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के तहत मुस्लिम कानून में रद्द तब लागू होता है जब हिस्सेदारों को देने के बाद संपत्ति बच जाए और कोई रेसिड्यूरी ना हो, लेकिन यह गफूर खां बेटा मौजूद है जो एक रेसिड्यूरी यानी असाब यानी बचा हुआ प्राप्त करने वाला है, इसलिए पूरी संपत्ति बच्चों में ही बटेगी, किसी और को नहीं जाएगी। असाब भी ग्रही, या फिर से वही नियम लागू होगा कि भाई की मौजूदगी में बहन असाब बन जाएगी और उन्हें 2:1 के अनुपात में हिस्सा मिलेगा। इसको भी हम हिस्सा निकालना देख लेते हैं सर, इसकी गणना। नंबर 1, माँ की संपत्ति के टुकड़े करना। माँ छोटी बी के पास कुल 0.0255 हेक्टेयर जमीन थी। 2:1 के अनुपात के लिए हमें जमीन को कुल 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। 3 का भाग लगा दिया तो 0.0085 हेक्टेयर आया। अब 2 हिस्सा बेटा गफूर खां और 1 हिस्सा बेटी प्राप्त करेगी। तो इसमें 2 का गुणा किया तो एक हिस्से में तो 0.0170 हेक्टेयर आ गया, ये प्राप्त किया बेटे गफूर खां ने। और नन्ही बी ने जो प्राप्त किया 0.0085 हेक्टेयर, तो ये उनका हिस्सा हो गया। अब 1989 के बाद जो स्थिति बनती है कि नामांतरण के लिए सबसे जरूरी यह टोटल है, क्योंकि अब गफूर खां और नन्ही बी के पास 2 तरफ से आई जमीन जुड़ चुकी है। गफूर खां और नन्ही बी, एक तो जो है कि उनके जो मृतक शकूर खां थे जो मेन वारिस थे संपत्ति के, वो उनके बाद फिर उनकी माँ छोटी बी का इंतकाल हुआ, तो माँ और बाप दोनों की संपत्ति बेटा और बेटी तक आ चुकी है। अब गफूर खां का कुल रकबा पिता से मिला 1976 में, उसको मिलाकर 0.110 हेक्टेयर हो गया, और माता से मिला 1989 में तो 0.0170 हेक्टेयर हो गया। कुल योग हो गया 0.1360 हेक्टेयर। तो ये हो गया गफूर खां का कुल हिस्सा जो उन्हें पिता और माता से मिला। इसी प्रकार नन्ही बी का कुल हिस्सा हो गया जो उनको पिता और माता से मिला है। पिता से मिला था 1976 में जो इंतकाल हुआ था 0.0595 हेक्टेयर, और माता से मिला था 1989 में 0.0085 हेक्टेयर। फिर कुल योग हो गया इसका 0.0680 हेक्टेयर। अब यहाँ पे जो है कि 0.204 हेक्टेयर जमीन अब केवल 2 हिस्सों में बट चुकी है टोटल। ये यहां पर इनका योग आएगा 204।
अब 2018 तक यही स्थिति बनी रही जब तक कि गफूर खां का इंतकाल नहीं हो जाता है। क्या अब गफूर खां की मृत्यु और रानी बी का हिस्सा का भी इस विस्तार से हम इसमें अब समझेंगे। ये तो हिस्से हो गए सर चरण क्रमांक 2 में। अब हम आते हैं चरण क्रमांक 3 में, जब 2018 में गफूर खां का भी इंतकाल हो गया। इस पूरे मामले का जो सबसे तकनीकी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूशन और शेयरसी के नियम एक साथ लागू होते हैं। इसमें 2018 में जब गफूर खां का इंतकाल हुआ तो उनके पास कुल 0.1360 हेक्टेयर जमीन थी। इस संपत्ति के बंटवारे में सुन्नी हनफी कानून के 3 बड़े सिद्धांत लागू होते हैं। नंबर 1 है निष्कासन का नियम, रूल ऑफ एक्सक्लूशन, धारा 65। ये मुल्ला की विधि की धारा 65 है, 65। इसको भी मैंने अंग्रेजी में हिंदी में सरल व्याख्या के साथ डिजिटल ई बुक में आगे लिख दिए। सबसे पहले मृतक के ये तय करना होता है कि वारिस कौन कौन बनेगा। यह मृतक की बहन नन्नी भी और मृतक का बेटा इरफान और 3 पुत्रियां भी मौजूद हैं। अब ये जो है कि मुल्ला की विधि जो धारा 65 और इसकी इंडेक्स टेबल है उसके अनुसार बेटा एक प्राथमिक असाब माना जाता है। जब मृतक का सगा बेटा मौजूद होता है तो वह सगी बहन को पूरी तरह विरासत से बाहर कर देता है। इसका परिणाम यह हुआ कि नन्नी बी को उनके भाई गफूर खां की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है पत्नी का हिस्सा, कुरानिक आयत नंबर 12 के अनुसार। अब बच्ची गफूर खां की बेवा रानी बी और उनके बच्चे, कुरान के अनुसार पत्नी का हिस्सा इसमें निश्चित है। सूरह अन्निसा के आयत नंबर 11 के अनुसार यदि मैयत की औलाद हो तो पत्नी का हिस्सा 1/8 होता है। इनका एक बेटा और 3 बेटियां भी है लगभग, तो इसमें हम 8 का भाग लगा देंगे तो 0.0170 हेक्टेयर आ गई। या रानी बी का सुरक्षित हिस्सा अलग निकाल कर रख दिया जाएगा गफूर खां को जो प्राप्त हुई थी उस टोटल में से। अब असाब की गणना हम करेंगे बचे हुए माल में। पत्नी को उसका हक देने के बाद जो जमीन बचती है उसे असाब भी गिरेही, पुत्र और पुत्रियों के बीच में बांटा जाता है। अब जो शेष जमीन बचती है, मतलब पत्नी का निकाल कर अलग रख दिया रानी बी का, और उसको हमने गफूर खां के कुल जो हिस्सा प्राप्त किया था उसमें से माइनस कर दिया तो 0.1190 हेक्टेयर आया। अब इसको 2:1 के नियम से उनके पुत्र और पुत्रियों में बांटा जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य अन्निसा के आयत नंबर 11 पारा नंबर 4 लन तनालू के अनुसार बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलेगा। गफूर खां का एक बेटा इरफान और 3 बेटियां नजमा, नसीम और नाजिया हैं। अब इसको हम 2:1 में निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसके 3 हिस्से कर देंगे सर, और 2 + 1 + 1 + 1 = 5 हिस्से इसके बांटे जाएंगे। अब एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी तो वो हम निकालेंगे इसमें 0.1190 में 5 का हम भाग लगाएंगे। चूंकि हमें 5 हिस्से निकालना है, उसमें से 2 का एक हिस्से में हम 2 का गुणा कर देंगे तो भाई का हो जाएगा, बाकी के हिस्से एक एक सभी बहनों को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने 5 का भाग लगाया तो 0.0238 हेक्टेयर आया। तो इरफान खां पुत्र का 0.0238 में 2 का गुणा किया तो 0.0476 हेक्टेयर आ गया। ये 2 गुना हिस्सा हो गया भाई का। बाकी के जो हिस्से बचे नजमा, नसीम और नाजिया, प्रत्येक पुत्री को 0.0238 गुणा 1 का कर देंगे हम, तो वही आएगा। 1 का गुणा करेंगे तब 0.0238, तो प्रत्येक को यही हिस्सा प्राप्त होगा। इस चरण के बाद गफूर खां का हिस्सा 0.1360 हेक्टेयर पूरी तरह तकसीम हो गया है। अब फाइल के लिए जो मुख्य बिंदु है हमारा, नन्नी बी को केवल वही हिस्सा मिला है जो उनके पास पहले से था, मतलब 0.0680। रानी बी को पति की संपत्ति में 1/8 मिला। बच्चों ने शेष संपत्ति को शरीयत के अनुसार प्राप्त किया। अब इसकी मैंने सर तालिका भी तैयार की है, अंतिम तालिका आप देख रहे हैं। ये पूरी तालिका बंटवारे के अनुसार मैंने इसमें तैयार की हुई है, स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूं। उसके बाद संयुक्त वरासत का नामांतरण आवेदन यदि आप तहसीलदार महोदय के समक्ष लगाएंगे तो उस आवेदन में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या बातें लिखना होंगी और किस सावधानी के साथ आवेदन तैयार करना होगा, पूरा रेडी टू यूज ड्राफ्ट मेरा इस डिजिटल ई बुक में तैयार है। आप देख रहे हैं, ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं, लाल अक्षरों में बोल्ड करके लिखा हुआ है सर इसमें मैंने संयुक्त वरासत नामांतरण आवेदन। इसके बाद हमारा आता है सर, ये पूरा आवेदन हो गया। उसके बाद हो गया वंशावली शपथ पत्र। इसके समर्थन में वंशावली का शपथ पत्र लगाया जाएगा। हनफी कानून के मुताबिक विधवा एक प्राइमरी वारिस है। और ये जो शपथ पत्र है इसकी पूरी ड्राफ्टिंग, पूरी इसमें जिन जिन बातों का समावेश होगा 1976 से लेकर 2018 तक और अभी 2026 तक का पूरा वंशावली का पूरा डिटेल किस प्रकार से लिखी जाएगी, बतौर एग्जाम्पल के शपथ पत्र के ड्राफ्ट को मैंने आपके लिए डिजिटल ई बुक में तैयार कर दिया है। उसके बाद ये नामांतरण के समय सर आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर हमारा आता है पटवारी जांच हेतु प्रस्तावित प्रश्नावली जांच बिंदु। ये सब मैंने इसमें तैयार किए हुए हैं कि पटवारी महोदय के द्वारा किस प्रकार किन किन बिंदुओं पर जांच तैयार करके तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद आता है हमारा
फर्द बंटवारा कि फर्द बंटवारा कैसे तैयार किया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे फर्द बंटवारा भी सर मैंने इस डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ ये पूरा। उसके नीचे कानूनी जानकारियां भी और टिप्पणी भी सर मैंने लिखी हुई है। उसके बाद आता है सहमति शपथ पत्र, जिसको हम एनओसी भी कह सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब चूंकि जब नामांतरण हो रहा है तो नन्ही बीबी हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो अब चार वो और एक ये पांच, तो इनमें आपस में कोई विवाद ना हो। तो अगर आप साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लगा देंगे आपस में सहमति का, तो आपका काम और आसान और तेज गति से हो जाएगा। इसकी पूरी ड्राफ्ट सर मैंने इसमें दी है। उसके बाद मैंने इसमें एक हक त्याग पत्र रिक्लिशमेंट डीड की भी तैयार की हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपने हक का त्याग किसी दूसरे के हक में कर देता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है। जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसकी कॉपी को भी यदि आप तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करते हैं, तो उसके आधार पर तहसीलदार महोदय उस व्यक्ति का हक समाप्त करके वो जिसको हक देता है उसके हक में वो संपत्ति का नामांतरण कर दिया जाता है। ये कानूनी तरीका है सर। हिबानामे के जरिए भी किया जा सकता है मुस्लिम विधि में। हिबानामे का भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा के 17 के तहत, और उसकी भी कॉपी पेश कर दें जो आपको बेहतर लगे। हक त्याग और दोनों आपके पास में विकल्प मौजूद हैं। इसकी पूरी ड्राफ्टिंग मैंने तैयार करके रखी है इसमें। उसके बाद विधिक केस स्टडी, सक्सेसिव इनहेरिटेंस का विश्लेषण, ये पूरा पेरा वाइज मैंने किया है आपको समझाने के लिए कि संचय उत्तराधिकार का सिद्धांत, असाब और पुत्र का प्रभाव, और विधवा का निवारण हक, और पूरी जानकारी, और अंत में निष्कर्ष। और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट, अंतिम बहस। जब आप आवेदन भी दे देंगे, शपथ पत्र भी दे देंगे, वंशावली का एफिडेविट भी आप दे देंगे, पटवारी रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी, विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, आपके बयान भी हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम बहस होगी, और अंतिम बहस ही मैंने इसमें आप लोगों के लिए एक आइडियल बहस तैयार करके रखी है पूरे कानूनी आधारों पर, जो आपको तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करने में आपके काम आ सकती है। उसके बाद असाब भी गिरही, अब महिलाएं बनती हैं अवशिष्ट वारिस। इसके बारे में भी मैंने जानकारी लिखी है कि आखिर यहाँ पर बहन असाब कैसे बन गई थी, क्योंकि बहन तो मर्द वारिस ही नहीं, बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पर सर ये नियम दिया गया है इसमें कि मुस्लिम विधि सुन्नी हनफी कानून में मूल रूप से असाब केवल पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में चार महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पुरुष समकक्ष की उपस्थिति के कारण हिस्सेदार से बदलकर असाब बन जाती हैं। उन्हें असाब भी गेरी ही कहा जाता है। पुत्री असाब कब कैसे बनती है? एक ये हो गया सर हमारा कि पुत्री एक निश्चित हिस्सेदार है, लेकिन यदि मृतक का कोई पुत्र ना हो तो अकेली पुत्री 1/2 हिस्सा, और एक से अधिक होने पर 2/3 हिस्सा मिलता है। लेकिन जब पुत्र भाई मौजूद हो तो पुत्री को हिस्सेदार की श्रेणी से हटाकर असाब की श्रेणी में ला देता है। ये पूरी डिटेल जानकारी सर मैंने इसमें लिखी है। इसमें चार महिलाएं अपने सगे पुरुष वारिस के साथ असाब बनती हैं: पुत्री, पोती, सगी बहन और सौतेली बहन। इसकी पूरी डेफिनेशन सर इसमें मेरे द्वारा लिख दी गई है। उसके बाद यहाँ से मैंने असाब की पूरी डेफिनेशन मैंने तैयार की हुई है। ये मुल्ला के जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसके अंदर से सर मैंने बिल्कुल टाइप किया हुआ है खुद। इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन मैंने की है और उसकी सरल व्याख्या मैंने इसमें की है। ये पूरा डिजिटल ई बुक में ही मैं सर आपको बता रहा हूँ, सरल उदाहरणों से इसमें मैंने समझाया है, पूरी डिटेल जानकारी इसमें आगे। और इसी प्रकार से ये रद्द का सिद्धांत है जिसे हम डॉक्ट्रेन ऑफ रद्द कहते हैं। ये भी मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ में से धारा 66 जो मैंने पूरी इंग्लिश में लिखी हुई है उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन की है, और उसी को सरल व्याख्या से मैंने इसमें समझाया भी है। उसके बाद जोहरा बी बनाम इमाम खान 2025 का ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा इसमें की गई है। और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का आयत नंबर 11-12 के आधार पर मैंने इसमें व्याख्या लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति का इंतकाल होता है तो उसके संबंध में जो 3 कार्यवाही सबसे पहला की जाएंगी वो मैंने इसमें लिखी हुई है। ये 100% बेटी कैसे वारिस बनेगी संपत्ति की, इसके बारे में भी एक उदाहरण से मैंने इसमें समझाया है। और वो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जैसे ही किसी मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल होता है तो तीन चीज उसकी संपत्ति में सबसे पहले की जाती है। नंबर 1 है उसके कफन दफन का खर्चा उसकी संपत्ति में से निकालकर अलग रखा जाता है। नंबर 2, यदि उसके ऊपर कोई कर्जा है तो कर्जा उसकी संपत्ति में से अदा किया जाता है। नंबर 3, उसने वाजिब वसीयत 1/3 जो की है वो संपत्ति उसमें से निकालकर अलग रखी जाती है। उसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है उसमें बंटवारे की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। ऑल वर्ल्ड में यही नियम लागू होता है। इसमें ये जो कानून मैंने बताया सर आपको, जो सुन्नी हनफी शाखा है 4 महत्वपूर्ण सुन्नी मुस्लिम्स की, जैसे कि हनफी, शफई, मालिकी और हम्बली, उन पे सिद्धांत लागू होते हैं। उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इसमें लिखी हुई हैं।
और यहाँ पर रद्द पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर भी मैंने शामिल किए हैं, जो डिजिटल ई बुक में ये आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ से सर फिर मैंने कुरान पाक की आयत नंबर 11 सूरह अन-निसा को पूरा अरबी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है और उसकी सरल व्याख्या भी की है, क्योंकि ये मुख्य आधार है। ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। ये पूरा तर्जुमा सर मैंने खुद ने हाथ से लिखा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ता हूँ। जब पढ़ते पढ़ते मैं सूरह अन-निसा पर पहुंचा, पारे नंबर 4 लन तनालू पर, और इन आयतों का तर्जुमा पढ़ा तो फिर ठहर गया मैं, क्योंकि कई लोगों के इससे सवालात थे मेरे पास। चूंकि मुल्ला की विधि भी मौजूद है और उसके अलावा भी तकरीबन मुस्लिम विधि 8-10 मुस्लिम विधियां भी मेरे पास मौजूद हैं, पूरा लिटरेचर मेरे पास मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था आप लोगों के सवाल के जवाब देने का। लेकिन जब मैं कुरान पाक तर्जुमे से पढ़कर उस मुकाम पर पहुंचा तो ठहर गया, और तकरीबन 15 बार उसको मैंने पढ़ा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के सवाल के जवाब दिए जाए, ताकि आपकी समस्या भी हल हो सके। फिर उसी के अंदर से जो तर्जुमा दिया गया था मैंने खुद ने इसमें टाइप किया और उसकी सरल व्याख्या की, और सरल उदाहरणों के साथ आपके लिए डिजिटल ई बुक को मैंने तैयार किया है। ये मेरे खुद के अनुभव के आधार पर कुरान पाक की आयतें और जो विभिन्न मुस्लिम विधियां दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन सब का समावेश करते हुए इस डिजिटल ई बुक को मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किया गया। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूं सर। व्यक्ति की समस्या को हल कर सके वो डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है सर। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक इसीलिए मेरे द्वारा इसको कहा जाता है। ये आम बुक नहीं है सर, जैसे आप देख रहे हैं ये मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, इसमें सब कुछ है, लेकिन आप ढूंढने जाएंगे तो ये चीजें उसमें नहीं मिलेंगी जो मैंने तमाम लॉ का अध्ययन करने के बाद आपके लिए स्पेशली तौर पर तैयार किए हैं। ये विशेष प्रॉब्लम को फोकस करके तैयार की गई हैं। ये बुक में सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन मेरी डिजिटल ई बुक में विशेष समस्या को हल करने का समाधान मिलेगा। आप टाइटल देखकर ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है, पूरी डिटेल जानकारी जो मैं स्क्रॉल करके आगे ले जा रहा हूँ। ये आयत नंबर 12 को भी सर मैंने इसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद आयत इसमें और भी बहुत कुछ है सर, अखियाफी अल्लाती में आपको फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। ये आयत नंबर 176 है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। मैं खास खास चीजें सर आपको बता रहा हूँ जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। उसके बाद मैं आपको जजमेंट पर लेकर चल रहा हूँ। ये हम आ चुके हैं सर जजमेंट पर। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। जोहराबी बनाम इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 का जजमेंट है। इसका पैरा क्रमांक 11 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सर मैं खास तौर से। जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पैरा है, ये हम पहुंच चुके हैं पैरा क्रमांक 11 पर। इसमें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मातृका की परिभाषा को भी स्पष्ट किया। मातृका मतलब मरने वाले व्यक्ति की तमाम चल और अचल संपत्ति जो बंटवारे में शामिल होती है। मातृका एक अरबी भाषा का शब्द है, तो वो संपत्ति को मातृका कहा गया है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है कि पैरा क्रमांक 11 में ये बताया गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पैतृक और सुअर्जित संपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि हिंदू विधि में अंतर होता है। पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ी से बगैर विभाजन के चली आ रही है तो उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। उसमें कोपार्सनर भी होते हैं। अब बेटियों को भी कोपार्सनर बना दिया गया है 2005 में। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद अमेंडमेंट भी हुए धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में धारा 6 में, ताकि उसके आधार पर अब बेटियां भी जन्म से हकदार हो गई हैं संपत्ति में बेटों के बराबर। तो वो सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लागू होते हैं। यहाँ पर लागू होने के नियम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुरान पाक में फरमाया उसी अनुसार लागू होते हैं। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है सर। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई किताब है। ये अल्लाह ही की किताब है और ये कोई मामूली बात नहीं है। जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने अपनी आंखों से, जैसे एक इंसान की आंखें होती हैं, इसी प्रकार से आका करीम, हम जैसे एक दूसरे को देखते हैं, इस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7वें आसमान पे जो सफर किया था उस समय मिराज का, उस समय अल्लाह को आमने सामने देखा था, आमने सामने अल्लाह से बातचीत की थी। अल्लाह पाक की उनसे मोहब्बत इतनी जो है कि जबरदस्त और इतनी आला और इतनी बड़ी हुई है कि नायलोन समेत आ जाओ मेरे महबूब, ऐसा कह के बुलाया था। हदीसों में मैंने पढ़ा है उसको। और 1,24,000 पैगंबरों में एकमात्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी आंखों से देखा है। बाकी किसी नबी ने नहीं देखा सर। मूसा अलैहि सलाम ने भी कई महीनों के रोजे रखे थे। उसके बाद कोहे तूर पर अल्लाह पाक ने एक हल्की सी झलक दिखाई थी। झलक में मतलब उनकी खाली रोशनी ही दिखी थी, उसमें ही वो बेहोश हो गए थे। तो एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बड़ा आला है। और ये जो कुरान पाक की आयत उन पर नाजिल की गई थी, तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा अनुवाद लिखा गया है। मैं आपको वही बताना चाहता था
कि इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं में बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। अध्याय आई भी आयत नंबर 12। ये पूरा तर्जुमा लिखा गया है सर इसमें, और इसी को बेसिक आधार बनाकर इसमें फैसला दिया गया है, और मुल्ला का सिद्धांत भी इसमें लिखा गया है। और इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं उत्तराधिकारियों की। नंबर 1 हिस्सेदार, दूसरा अवशिष्ट और तीसरा दूर के रिश्तेदार। ये पूरी डिटेल जानकारी सर इसमें दी गई है, और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं अब आपको इसके अंत में बता देता हूँ, लास्ट में ले जाकर। इसमें सर तकरीबन 675 के समथिंग सर इस डिजिटल ई बुक में पृष्ठ हो चुके हैं, और इसमें बहुत कुछ समावेश है। अब मैं इसके अध्यायों से सर आपका परिचय करा देता हूं। परिचय कराने का कारण यही है कि जरूरी नहीं है कि मेरा ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, या मेरा हर वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो इससे पहले तकरीबन 30 वीडियो में मुस्लिम विधि पर बना चुका हूं। अभी तक वर्तमान में मैं मुस्लिम विधि के टॉपिक को लेकर ही वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, वसीयत, नोटरी, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, एविडेंस एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि तमाम कानूनों पर कई वीडियो बनाए हैं। लेकिन ये जो वीडियो टॉपिक है ये मुस्लिम बंटवारे को लेकर है। तो मैं इसमें उन अध्यायों को पढ़कर आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन टॉपिकों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, ताकि आपको पता लग सके कि मेरे चैनल पर कौन कौन से वीडियो अपलोडेड हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके काम का हो ही, और भी आपको कुछ तलाश हो, तो जब मैं इसके अध्याय पढ़कर, वीडियो के टाइटल पढ़कर बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं पहले कौन कौन से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अब आप देख लें सर ध्यान से। नंबर 1 है, इसमें हम आते हैं अध्याय में। अध्याय नंबर 1 में तो सर प्रस्तावना है, ये तो सामान्य बातें हैं। जो है कि 1 से 5 तक तो मैंने कोई वीडियो, 4 तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। अध्याय सिर्फ नंबर 1 में प्रस्तावना है। 2 में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। 3 में यतीमों के, अनाथों के अधिकार। कुरान पाक की आयत नंबर 9 में 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। और अध्याय 4 में विरासत का आधार। और 5 से सर मेरे वीडियो बनना चालू हुए हैं। नंबर 1 है औलाद के बीच में बंटवारा, बेटा और बेटी, 2:1 का अनुपात का सिद्धांत। 6 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, एकल पुत्री के लिए अध्याय 1/2 के हिस्से का प्रावधान। इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ। डिजिटल ई बुक भी लिखी जा चुकी है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख रहे हैं। पढ़कर मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो। अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो। अध्याय 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा। अध्याय 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता। अध्याय 12 में पति का अधिकार पत्नी की संपत्ति में। अध्याय 13 में पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में। अध्याय 14 में कलाला का मामला। 15 में अल्लाह की सीमाएं। 16 में नाफरमानी के परिणाम। 17 में सामाजिक और नैतिक साक्ष्य। 18 में तोबा। 19 में अस्वीकार्य तोबा। 21 में विरासत और सामाजिक नैतिकता। 23 में वसीयत और हिबा, विरासत का अमलीकरण। और 26 में आएगा सर दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। इस पे मैं विशेष स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, काफी लोगों का सवाल है इस पे। और 27 में प्रश्न और उत्तर, तकरीबन 100 से ऊपर मैंने शामिल किए हैं। उसके बाद सर हमारा अध्याय नंबर आएगा 29 और 30। अब मैं आपको सीधा 29वें अध्याय नंबर पर लेकर चलता हूं। एक भाई और 5 बहनों में जायदाद का बंटवारा कैसे करें। जब वारिस बेटा और माता पिता हो तब हिस्सा कैसे निकाला जाएगा। यह अध्याय 28 हो गया। 29 हो गया। 30 में क्या सौतेली माँ को पूरी जायदाद मिलेगी। बेटी का 87.5% हिस्सा कैसे। अध्याय 31 में बे औलाद मैयत की जायदाद का वारिस कौन होगा। माँ का 1/3 हिस्सा और बाप का हक क्या होगा। अध्याय 32 में क्या भाई बहन की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कम हो जाता है। अध्याय 33 में असाब और रद्द का सिद्धांत है। इस पे वीडियो बनाऊंगा सर। असाब और रद्द पे मैं, रद्द पे बना चुका और असाब पे मैं बनाऊंगा। हालांकि मैंने मेरे तमाम वीडियो के अंदर इसकी परिभाषा आपको बता दी है। मुल्ला की विधि की धारा 65 और 66 इससे संबंधित है। 65 में असाब और 66 में डॉक्टर ऑफ रद्दू को बताया गया है। पूरी डेफिनेशन भी डिजिटल बुक में मेरे द्वारा लिख दी गई है। अध्याय 34 में माँ को 1/3 मिलेगा या 1/6, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का फैसला। अध्याय 35 में 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा, पत्नी, माँ और बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित। अध्याय नंबर 36 में माँ का हिस्सा 1/3 या 1/6, भाई बहनों की मौजूदगी में वरासत का नियम क्या होगा। और अध्याय नंबर 37 में बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा, ये मैंने बता दिया आपको, और शोहर की संपत्ति में बीवी का हिस्सा। अध्याय 39 में अगर माँ एक है और बाप अलग अलग तो भाई बहन को कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर अखियाफी एक अरबी भाषा का शब्द है। कुरान पाक की आयत नंबर 12 जो सूरह निसा की है उसमें बराबर के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा।
कलाला की स्थिति का मुख्य आयत है आयत नंबर 176, उसमें 2:1 के नियम के अनुसार बंटवारा किया जाएगा। वहां अरबी भाषा का शब्द अल्लाती के आधार पर उसमें लागू होता है कि जब बाप एक है और माँ अलग अलग है, और यहाँ पर जब माँ एक है और बाप अलग अलग है तो दोनों में उसमें बंटवारे के नियम अलग अलग हैं। मैं उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए नेक्स्ट बनाऊंगा। अध्याय नंबर 40 में कलाला क्या है, भाई और बहन का हिस्सा कितना। अध्याय 41 में वरासत में रद्द का कानून, बेटी और सौतेली माँ के बीच जायदाद का बंटवारा। अध्याय 42 में मुस्लिम विधि में बेटी का हिस्सा क्या, बेटी को मिल सकती है पिता की 100% संपत्ति। अध्याय 43 में सगी माँ को 25% और बेटी को 75% हिस्सा कब मिलता है। अध्याय नंबर 44 में पत्नी, माँ और बेटी के बीच संपत्ति का बंटवारा रद्द का नियम कैसे काम करता। अध्याय नंबर 45 में चचेरा भाई मौजूद है तो रद्द का नियम फेल, जानिए माँ और बेटी का हिस्सा क्यों घट गया। अध्याय नंबर 46 में बेटी के साथ सगी बहन का हिस्सा, समझिए असाभा का नियम और 5 करोड़ का उदाहरण। 47 में अध्याय बेटी और सगी बहन को आधा आधा हिस्सा कब मिलता है। अध्याय 48 में क्या चचा की जायदाद में भतीजे का कोई हक है। और अध्याय 49 में क्या निसंतान विधवा को पति की पूरी संपत्ति मिलेगी। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सभी पे में। अध्याय 50 में जायदाद मैयत की होगी तभी तो बटेगी, जानिए हिबा और रजिस्ट्री के बाद वारिसों का हक कैसे खत्म हो जाता है। और अध्याय नंबर 51 में सावधान, इन 5 तरीकों से खत्म हो जाता है वारिसों का हक। और अध्याय 52 में बेटे की मौजूदगी में चचेरे भाई का हक खत्म, जानिए मुस्लिम लॉ में वारिसों की श्रेणियां। तो ये पूरे अध्याय सर इसमें मैंने आपको परिचित करा दिया है। इन सभी पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने ध्यान से सुन लिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि आपका मामला इनसे रिलेटेड है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इसकी डिस्क्लेमर मैंने लिखी है, डिजिटल ई बुक है। इस पे कोई भी अमल और कार्य करने से पहले आपके वकील साहब से आप सलाह मशवरा कर लें। और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नफा और नुकसान के लिए जिम्मेदार ना तो मेरी डिजिटल ई बुक है ना मेरा चैनल है। ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए एक सामान्य जानकारी आपको दी गई है, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर। ये कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। इसको डिजिटल ई बुक को आप सरकारी दफ्तर में कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जरूरी जानकारियां दी गई उनको बेसिक आधार बनाकर आप कोर्ट में जो है कि उसकी मुख्य किताब, जैसे कि जोराबी विरुद्ध डी इमाम खान 16 अक्टूबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, तो इसकी मूल किताब में साहब निकाल कर पेश करें। इसको आप पेश ना करें, क्योंकि आप पेश कर देंगे तो जज साहब इसको मानेंगे भी नहीं। इसकी बुक लिखाती है पूरी। वो जो बुक है डिजिटल बुक के अलावा वो प्रिंटेड जो छप के आती है वो भी सर मैंने व्यवस्था की है, लेकिन चूंकि इसकी कीमत मात्र 299 है सर, इसकी जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। लेकिन जब हम इसको छपाते हैं तो 600-700 पेज, ये तकरीबन 3,000 रुपए के करीब इसकी कीमत हो जाती है। इसलिए मैंने उस और कदम नहीं बढ़ाया, वरना ये बुक आपके घर भी छप के आ सकती है, आप उस बुक को कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे सस्ता, सरल और सुंदर रास्ता है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। और मेरी वेबसाइट के अलावा आपको ये गूगल पर भी उपलब्ध है, उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे दी है। मेरी वेबसाइट की लिंक भी और गूगल ई बुक की लिंक भी, दोनों की दे दी है। मेरी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में दिखाई देती है, इंडिया के बाहर नहीं। लेकिन यदि कोई ऑल इंडिया में भी या इंडिया के बाहर इस डिजिटल ई बुक को खरीदना चाहता है, 75 से अधिक देशों में दिखाई देती है, तो आप वहां पर भी खरीद सकते हैं। क्योंकि कई व्यूअर्स ने जो इंडिया के बाहर थे, सऊदी अरेबिया, अमेरिका या अन्य कंट्रीज से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछा भी था कि सर हम आपकी डिजिटल ई बुक कैसे खरीद सकते हैं। उस समय मेरे पास ये व्यवस्था चालू नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये व्यवस्था भी मैंने चालू कर दी और उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर सर अंतरराष्ट्रीय चार्ज होने के कारण 50 रुपए 50 पैसे मात्र कीमत इसकी ज्यादा है, वो भी गूगल के ऑफर होने के कारण। वरना तमाम टैक्सेस जोड़ने पे वहां पर भी 699 रुपए दिखाई देती है इसकी कीमत, लेकिन वो गूगल ऑफर में सिर्फ 50 रुपए 50 पैसे ऊपर आपको प्राप्त हो जाती है। वहां पर एक फायदा आपको ये भी मिलता है कि आपके मोबाइल पे हमेशा सुरक्षित रहती है। कई बार आपके पास पीडीएफ घूमने का भी डर रहता है, या आपका मोबाइल घूम गया, आप नया मोबाइल लाए, फिर आपने उसको वापस चालू किया तो सब कुछ गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपकी गूगल जो प्ले बुक है उस पर आपको हमेशा दिखाई देगी एक बार खरीदने के बाद। ये ऑनलाइन आपके पास हमेशा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। तो ये आपकी स्वेच्छा है, जैसा चाहे आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। खरीदने का तरीका सर आप लोग जानते हैं। ये अगर आप मेरी वेबसाइट से आपने खरीदा तो ईमेल पर मैसेज के रूप में प्राप्त होगी, वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर, फोन और इस पे डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। उसके बाद आप जैसे ही 299 रुपए का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा तो डाउनलोड हो जाएगी। भारत के लिए मेरी वेबसाइट की प्रोसेस है। गूगल पर आप जानते हैं, आप सभी परिचित हैं, वहां तो वहां भी आसान प्रोसेस है। वहां पर यदि आपका जो भी भुगतान के तरीके आते हैं उस तरीके से आप भुगतान करें
और आपको जो गूगल ई बुक प्ले स्टोर है वो आपको आपके मोबाइल में मौजूद रहता ही है, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लें, वहीं पे ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी और हमेशा वहां पर रहेगी। आपका ना कहीं भी घूमने का है डर रहेगा, ना कभी किसी प्रकार का कोई मसला है। तो दोनों सुविधाएं आप लोगों के सामने उपलब्ध हैं, जैसे चाहे आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। आज का वीडियो सर बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो था, आपने इसमें बड़ी पेचीदगियां समझी, बड़ी जटिलताएं आपने देखी। जहां पर एक गलती हो गई थी मुझसे, जो गलती मैंने फिर बाद में दुरुस्त की, जब मुझे जो हमारे मेरे जो मित्र अधिवक्ता हैं, शोभाराम परमार वकील साहब एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके जूनियर जो दिलशाद वकील साहब कोर्ट में मेरी टेबल पर आए और मुझे ये पूरा हिसाब पूछने लगे। हिसाब पूछने में उन्होंने जो गफूर खां उनकी पत्नी का नाम तो बताया ही नहीं, सारा हिस्सा मैंने निकाल लिया। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा कि गफूर खां की संतान है, 4 बेटी और 1 बेटा है, तो ये कहां से आ गई, क्या हवा में पैदा हो गई। फिर मैंने फोन लगाया, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वकील साहब उनकी पत्नी का नाम क्या है, वो जीवित है कि मर गई। फिर उन्होंने बताया कि वकील साहब जीवित है। फिर उनका नाम पता पूछा मैंने उनसे, फिर उसके बाद वापस फिर दोबारा कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो पूरा बंटवारा ही गलत हो गया था। जीवित पत्नी मौजूद थी, इस्लाम में पत्नी का भी हक है, बेटी का भी हक है, भाई का भी हक है, बहन का भी हक है, सबके हक है। पत्नी जीवित थी और उनका हिस्सा हमने गायब कर दिया था, तो फिर दोबारा पूरा मैटर सर मैंने तैयार किया उनको शामिल करते हुए। तो आज का जो वीडियो है, आपको इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी क्या सीखने को मिली कि जो मेन मालिक हैं संपत्ति के, शकूर खां, 1976 में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद 3 वारिसान शेष बचे, उनकी पत्नी छोटी भी, उनकी बेटी नन्नी भी और उनका बेटा गफूर खां। छोटी भी जो उनकी पत्नी है, तो मतलब जब पहली बार जो पहले चरण में जो बंटवारा हुआ तो वो तीनों में हुआ, पत्नी, बेटा और बेटी में। उसके बाद 1989 में छोटी बी का भी इंतकाल हो गया, तो छोटी बी की संपत्ति अब उनके जीवित वारिसान बेटी नन्नी बी और गफूर खां में हुआ, 2:1 के अनुसार, कुरान पाक की आयत नंबर 11 के हिसाब से। ये दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में 2018 में जीवित जो गफूर खां उनका भी इंतकाल हो गया, तो उनकी बेटा और बेटियों में उसका बंटवारा हुआ। तो ये 4 चरणों में पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। 0.204 हेक्टेयर जमीन का ये 0.204 एक जटिल उदाहरण मैंने लिया है, ये बतौर उदाहरण के, ये समझाने के लिए लिया है। इस मामले में आपकी अगर संपत्ति जिस भी प्रकार की हो, आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। जो भी हो संपत्ति, प्लाट, मकान, जमीन, फ्लैट, भवन, जो भी हो आप इसमें शामिल करके इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर इस बड़े ही महत्वपूर्ण जटिल कानूनी टॉपिक पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और मैं मुस्लिम लॉ पे लगातार वीडियो बना रहा हूं, और यदि आपका मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप दिखें। बंटवारे से रिलेटेड पूछें सर, अभी मैं बंटवारे पे ही वीडियो बना रहा हूं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, और वक्त मिला तो उसमें इंशाल्लाह वीडियो भी बना दूंगा, डिजिटल ई बुक भी बना दूंगा। मेरे वेबसाइट पे तकरीबन 390 के तकरीबन डिजिटल ई बुक सर मौजूद हैं। ये विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से मेरे द्वारा लिखी गई हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको यदि आपकी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजिटल ई बुक की आवश्यकता है तो आप वहां पर जाकर खरीद भी सकते हैं। खरीदने से पहले आपको मैं एक जरूरी जानकारी दे दूं कि उस डिजिटल ई बुक का पहले आप वीडियो जरूर देखें सर मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर पूरी डिजिटल ई बुक से परिचित कराता हूँ। परिचित कराने का मेरा मकसद यह रहता है कि आप देखने, सुनने और समझने के बाद ये डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं कि ये डिजिटल ई बुक आपके लिए उपयोगी है या नहीं। देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको खरीदें, वरना ना खरीदें। ये बताने का मेरा मकसद यही रहता है, क्योंकि आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे तो अंदर की जानकारी इसमें नहीं बताई जाएगी, जो मैं मेरे वीडियो के अंदर उसको अंदर से आपको जानकारी देकर समझाता हूं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आयत नंबर 176 सूरह निसा की पारा नंबर 4 लन तनलु की जो आखिरी आयत है, उन पे वीडियो बनाना अभी बाकी है। अब मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर बनाऊंगा, और यदि आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स करके लिखें, इंशाल्लाह उसके जवाब में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।